अस्सलाम वालेकुम। ओके, हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो फार्माकोलॉजी की गाइडलाइंस। जैसे कि मैंने आपको थर्ड ईयर का एक ओवरव्यू दे दिया था और जो जो बुक्स रिकमेंडेड थी और जो बुक्स चाहिए थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है इसमें हम दो तीन चीज़ें सीखेंगे और दो तीन चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। नंबर वन ये कि जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्ड ईयर जो आपने पहले 2 साल पढ़ा उससे इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। बिकॉज आपको पता है कि जैसे कि आप डॉक्टर बन रहे हैं तो पहले 2 सालों में ऐसे लगता है कि आपसे कोई बंदा पूछ रहा है आप डॉक्टर ही बन रहे हैं, तो आपसे कोई मेडिसिन पूछना शुरू कर देता है, कोई पूछता है जी ये मसला हो गया है तो हम क्या लें। ठीक है, ये आपसे काफी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहले 2 सालों में आप प्रॉपरली कोई आंसर नहीं कर सकते। तो थर्ड ईयर में आप इस काबिल हो जाएंगे कि एटलीस्ट आप जो बेसिक जो हमारी डिजीजेज हैं और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं और जो छोटे मोटे डायग्नोसिस है वो आप सीख के उनको इजीली ट्रीट करने के काबिल हो जाएंगे। सो द वर्ड क्लिनिकल जो मैंने पहले भी यूज किया था पिछली वीडियो के अंदर, तो आप क्लिनिकली ओरिएंटेड होना शुरू हो जाएंगे कि आप क्लिनिकली कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड ईयर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है इट्स फार्माकोलॉजी। और ये जस्ट लाइक जैसे आपका एनाटॉमी का एक बल्क ऑफ सिलेबस होता था उसको रिवाइज करना होता था, तो फार्माकोलॉजी भी वैसे ही है। बट फार्माकोलॉजी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत इजी है, अगर इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि थर्ड ईयर के अंदर बेस्ट थिंग इज यू डोंट हैव एनाटमी। एनाटमी नहीं है क्योंकि एनाटमी का बहुत ज्यादा सिलेबस होता था और आप इतना बड़ा सेकंड ईयर का बैरियर क्रॉस करके आगे आए हो। आप यकीन नहीं कर सकते कि इतना बड़ा सेकंड ईयर का बैरियर होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनाटमी के अंदर सप्ली होती है। तो थर्ड ईयर के अंदर फार्माकोलॉजी एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आपको स्टडी करनी होती है। सो नंबर वन के थर्ड ईयर के अंदर आपको पता है कि आपने पहले 2 सालों में जो बेसिक एनाटमी और बेसिक फिजियोलॉजी ह्यूमन बॉडी की पढ़ ली। तो थर्ड ईयर के अंदर आप ये पढ़ोगे कि हाउ यू विल मैनेज, कि अगर वो जो नॉर्मल फिजियोलॉजी या नॉर्मल एनाटमी जो है वो डिस्टर्ब होती है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे या वो कैसे डिस्टर्ब होगी। सो वी विल स्टडी टू बेसिक सब्जेक्ट्स, पैथोलॉजी एंड द फार्माकोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर आप ये पढ़ोगे कि एक जो है पर्सन अगर वो बीमार होता है तो डिजीज के अंदर क्या वजह बनती है, और दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि उस डिजीज का इलाज कैसे करते हैं। सो दिस इज बेसिकली पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। सो हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ स्टडीज की तरफ कि आपने फार्माकोलॉजी कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बुक्स बता दी थी कि इसके लिए आपने कैप्लान लेनी है, लिपनकोट लेनी है। लिपनकोट के अगर आप नोट्स भी ले लें पहले 3-4 चैप्टर्स के इनफ है। और इसके अलावा आपने मिनी कैटसन लेनी है। ठीक है, और कुछ चीजें जो है वो साथ साथ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ये है कि प्लान के लेक्चर आपने सबसे पहले सुनने हैं। कि प्लान के लेक्चर सुनने का क्या फायदा होगा, कि प्लान के लेक्चर्स का दो फायदा है। एक तो ये है कि अगर आगे आप कोई टेस्ट देंगे लाइफ के अंदर, एफसीपीएस आपने देना है या यूएसएमएलई देनी है या प्लैब करना है या एनी टेस्ट, यू हैव टू गिव एनएलई आल्सो। सो आपने कोई भी टेस्ट देना है तो उसके लिए ये लेक्चर्स आपको बहुत बेसिकली हेल्प करेंगे और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाने में और आपकी बेस बनाने में बहुत मेन रोल प्ले करेंगे। सो के प्लान के लेक्चर्स आपने लाजमी सुनने हैं। ठीक है, के प्लान के लेक्चर सुना आपने, उसके बाद के प्लान के नोट्स को साथ साथ देखना है। अगर उसमें कोई चीज नहीं लिखी हुई जो उसने लेक्चर में बताई है तो आप साथ साथ नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नोट्स अलग से बनाएं, जस्ट आई डिड इट कि मैंने अपने पूरी बुक के नोट्स बनाए थे एंड आई ऑलवेज रिवाइज, कि मैं ना वहां से जो है आराम से रिवाइज कर लेता था जो मेरे नोट्स बने हुए थे। ठीक है, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। आपके प्लान से बेसिकली नोट्स स्टार्ट करें और अंदर हर टॉपिक के एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे, टॉपिक के एंड के बजाय बल्कि आप चैप्टर के एंड पे 2-2 3-3 पेज छोड़ दें कि जो मिनी की चीजें अंदर ऐड हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने मिनी कैटसन पढ़ना है। मिनी कैटसन पढ़ने का ये तरीका होता है कि आपने सबसे पहले क्लासिफिकेशन वाला टेबल करना है, क्लासिफिकेशन के टेबल के साथ उसके ड्रग्स करनी है,
उसके बाद आपने जो है जनरली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एवरीथिंग आपके प्लान के अंदर उसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से ले चुके होगे, तो जस्ट आपने गो थ्रू करना है और एंड वाला जो मिनी का टेबल है वो आपने अच्छे से करना है एंड लास्ट में उसके एमसीक्यूज देख लेने। सो ये आपने जो है मिनी कैटसन से चीजें करनी है। सो अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं, आपने नंबर 1 पे लेक्चर सुन लिया। लेक्चर सुनने के बाद आपने जो है के प्लान के नोट्स के ऊपर नोट कर लिए, अपने बना ले। नंबर 3 पे जब मिनी रीड करनी तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद हाई यील्ड टर्म्स कुछ लिखी होती हैं उसके अंदर वो देख ली, और उसके बाद आपने जनरल एक व्यू लेके पूरे वो चैप्टर को, और एंड पे टेबल को अच्छे तरीके से करना है। टेबल के अंदर जो एक एक यूज लिखा हुआ ड्रग का, जो एक एक साइड इफेक्ट लिखा हुआ आपने अच्छे से करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। और एंड पे एमसीक्यूज के लिए एंड प्लस के जो आपके यूएचएस है उसमें कैसे एससीक्यू आते हैं एंड दूसरी यूनिवर्सिटीज में एससीक्यू कैसे आते हैं, उसके लिए आपने हमारे इसी चैनल से लेक्चर सीरीज हमने अपलोड करनी है पूरी की पूरी फार्मा की इंशाल्लाह। तो आप वो जो है चैप्टर वाइज लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं कि आप हर चैप्टर का व्यू लेके कि उसमें से क्या एससीक्यूज आते हैं, क्या एमसीक्यूज आते हैं और क्या क्या चीजें आती हैं, तो दैट विल बी ओके कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, दैट इज जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी मैं आपको बाकी गाइडलाइंस तो पोस्ट होती रहेंगी, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने कैसे स्टडी करना है। जनरल फार्माकोलॉजी आपने लिपन कोड से सबसे पहले पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1। उससे पहले आपने डेफिनेशंस पढ़नी है कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। उसके कुछ नोट्स हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा आपको, ठीक है, उसका एक लेक्चर भी हम बना देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, वो करके तो आपने उसकी कुछ चीजें जो है वो उसके ऊपर मिनी कैटसन से पढ़ के, जैसे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा मिनी पे लिखा हुआ है, इसी तरह फार्माकोजेनेटिक्स ये बहुत अच्छा मिनी पे लिखा हुआ है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने जो है मिनी से पढ़ के आप लिपन कोड के ऊपर नोट कर सकते हैं। आप लिपन कोड के नोट्स ले लें पहले 2-3 चैप्टर के, और उसके साथ 3-4 पेज अटैच करके मिनी वाली चीजें ऐड कर लें। अच्छा, जनरल फार्माकोलॉजी में से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो क्या, डेफिनेशंस, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। जस्ट लाइक एक टर्म है बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो आप बायो अवेलेबिलिटी की अगर डेफिनेशन करें, सो इट इज द बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस द सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। सो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन में 3-4 वर्ड है। एक तो क्या है जी, इट इज अ परसेंटेज, सो ए परसेंटेज है या रेशियो है, ठीक है, सो इट हैज नो यूनिट, इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे क्या है, डेट इज परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, कि जितनी ड्रग आपने दी है और कितनी उसमें से रीचेज द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन तक कितनी ड्रग पहुंची अनचेंज फॉर्म में, यानी मेटाबॉलिज्म भी नहीं हुआ उसका, आयनाइजेशन भी नहीं हुई, नथिंग हैज टर्न टू डेट, डेट ड्रग उस अनचेंज फॉर्म में कितनी ड्रग आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेशन के अंदर पहुंची, इसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अब ये एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है आपको ये जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर आनी चाहिए। इसी तरह हाफ लाइफ है, बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन जो आप पढ़ेंगे, फार्मेको काइनेटिक है, फार्मेकोजिनोमिक्स है, फार्मेकोकाइनेटिक है, फार्मेकोडायनेमिक्स है, ये डिफरेंट डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट आपको आनी चाहिए। सेकंड नंबर पे फार्मूलाज, काफी सारे फार्मूलाज हैं, हाफ लाइफ का है, लोडिंग डोज का है, मेंटेनेंस डोज का है आपके पास, इसी तरह बायो अवेलेबिलिटी का है, क्लियरेंस का है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का है। ये कोई 10-12-15 फॉर्मूलाज बनते हैं जो आपने अलग कर लेने स्टार्ट में। थर्ड नंबर पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स, आपको हर एक चीज के फैक्टर्स आने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से फैक्टर्स हैं, बायो अवेलेबिलिटी में कौन से, कुछ तो जनरल फैक्टर्स होंगे वो हम अपने लेक्चर्स के अंदर बता देंगे, कुछ जो हैं वो आपके स्पेसिफिक होंगे। उसके बाद रूट्स ऑफ ड्रग, ये आपको सारे पता होने चाहिए। जेनेटिक्स अच्छे से, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, तो आपकी जनरल फार्माकोलॉजी कवर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि फार्माकोलॉजी के अंदर आपका 300 मार्क्स के टोटल होते हैं पेपर, मतलब 300 मार्क्स टोटल होते हैं, जिसमें आप 30 मार्क्स आपके होते हैं जी इंटरनल असेसमेंट के, बाकी 135 का रिटर्न है, 135 का रिटर्न है और 135 का वाइवा है। ठीक है, ये मैं आपको अगले पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कैसे आपके वाइवा और रिटर्न आते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जनरल फार्माकोलॉजी में से मैं आपको बता दूं, आपका जी एक एससीक्यू है जो कि 7 मार्क्स का है, और 3 से 4 एमसीक्यूज हैं, 4 आ जाते हैं कभी 3 आ जाते हैं, तो 11 मार्क्स का ऑलमोस्ट पेपर आपका इसमें से आना है
जनरल फार्माकोलॉजी में से, और ये बहुत इजी है जहां से आप इजीली कवर कर सकते हैं लिपिनकोड से। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पैटर्न बता दूं, पहले मैं रिटर्न का बता दूं। 135 में से आपके 65 आते हैं जी एमसीक्यूज। 65 मार्क्स के एक एमसीक्यूज, एक नंबर का। 65 मिनट्स होते हैं। हर टॉपिक में से 4, 5, 6 ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। ये आपके हो गए एमसीक्यूज। और 70 मार्क्स के आपके आते हैं जी एससीक्यूज। 70 मार्क्स के जो एससीक्यूज आते हैं, हर जो एससीक्यू है वो 7 मार्क्स का होता है, और टोटल आपके 10 एससीक्यूज जो है वो आते हैं। सो 7 मार्क्स के आपके 10 एससीक्यूज जो है वो आएंगे, जिसमें से आपने जो है 10 के 10 करने। और ये 10 जो है इजीली इस तरह होते हैं कि इनकी डिवीजन भी होती है, एक एक नंबर का भी आ सकते हैं 5, ऐसे भी हो सकता है पूरा 5 नंबर का भी एक आ जाए, ऐसे भी हो सकता है एक एक नंबर के 2 आ जाए, 3 नंबर का आ जाए। सो डिवीजन कुछ भी हो सकती है, बट 10 एससीक्यूज टोटल आने हैं, और वो टॉपिक वाइज मैं आपको बताता जाऊंगा कितने कहाँ से आने। इसके बाद एएनएस आ गया। एएनएस में से भी अगेन एक एससीक्यू है और 5 से 6 एमसीक्यूज हैं। ये भी आपका जो है बड़ा मेजर टॉपिक है, और ये बेसिक है एएनएस आपके पूरी फार्माकोलॉजी की। आप जनरल ना भी पहले करें, आप पहले एएनएस करें तो आपको बहुत सूट करेगा, बहुत अच्छे से आप जो है एएनएस करें। एएनएस का पूरा आपने क्या प्लान सुनना है, अच्छे तरीके से सुनना है, 2 बार आपने सुनना है। एएनएस का ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो। इसमें आपने ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, कैसे जो है वो आपका बैरो रिसेप्टर एक्ट करते हैं, कैसे जो है आपका रीनल सिस्टम एक्ट करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, कैसे जो आपके रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपका कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, कौन कौन से रिसेप्टर जो है ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, 1 2 3 का रूल आपने वो इसके अंदर करना है। ठीक है, ये काफी सारी चीजें जो इसके अंदर आपने करनी है। सो एएनएस बेसिक है आपकी, और एएनएस में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बहुत अच्छे तरीके से, ब्लड प्रेशर, रिसेप्टर्स की लोकेशन, उनके मैकेनिज्म और साइड इफेक्ट, हर ग्रुप का ओवरऑल साइड इफेक्ट, एंड इंडिविजुअली भी हर ड्रग का भी साइड इफेक्ट जो कि स्पेसिफिक होगा। सीवीएस और ब्लड में से मिला के आपका ऑलमोस्ट 1.5 एससीक्यू आता है। सीवीएस, ब्लड एंड डायूरेटिक्स, 3 टॉपिक मिला के आपका 1.5 एससीक्यू आते हैं और 7 एमसीक्यूज आते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका 20 मार्क्स का पेपर बनता है ये, 19 या 20 मार्क्स का। तो ये भी बड़ा मेजर टॉपिक है। सीवीएस में टोटल 4 चैप्टर्स शामिल है, और एक जो है डायूरेटिक, मतलब हाफ एससीक्यू तो डायूरेटिक है, एक चैप्टर है उसमें से कंफर्म आना है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। इसी तरह हाफ एससीक्यू मोस्ट प्रोबेबली आपका ब्लड में से आता है, उसके भी 2 चैप्टर हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। और इसी तरह आपका जो बाकी है वो सीवीएस के जो 4 चैप्टर उनमें से आता है, तो ये इजीली आपका कवर हो जाता है। सीवीएस में से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सारी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो ड्रग यूज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ गया कीमो। कीमो इज बेसिकली योर 1/3 ऑफ फार्माकोलॉजी। पेपर के लिहाज से भी, स्टडी के लिहाज से भी, सिलेबस के लिहाज से भी 1/3 ऑफ योर फार्माकोलॉजी इज कीमो। इजी है, समझने वाली है, टाइम थोड़ा सा लेती है, बट आई सजेस्ट यू कि आप इसके नोट्स लाजमी बनाएं। बाकी चाहे पूरी बुक के ना बनाएं, कीमो के आप अपने नोट्स लाजमी बनाएं। किसी के नोट्स से पढ़ने के बजाय अपने नोट्स बनाएं, अपने निमोनिक बनाएं। अच्छा, इसके अंदर करना क्या होता है, आपकी कीमो में बेसिकली 4-5 टॉपिक शामिल है। पहला जो इसमें से 3 एससीक्यूज आते हैं आपके, 3 एससीक्यूज का मतलब है 21 मार्क्स, और ऑलमोस्ट आपके 22 एमसीक्यूज आते हैं इसमें से। ये टोटल 9 या 10 चैप्टर्स हैं, और इनमें से 42 मार्क्स का पेपर आपका जी आना है, 42 से 45 मार्क्स का। तो इट इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर फार्माकोलॉजी पेपर। 10 चैप्टर है ओवरऑल। अच्छा, पहले जो है एंटीबैक्टीरियल के हैं 4 चैप्टर्स, इसमें से आपका एक एमसीक्यू आना है, 3 एमसीक्यूज आने हैं 4। और उसके बाद आपके 3 चैप्टर हैं जी आपके एंटी फंगल ड्रग्स हैं, आपकी एंटी वायरल ड्रग्स हैं, और एंटी नियोप्लास्टिक, इनमें से एक आना है। फिर एंटी टीबी, एंटी प्रोटोजोल, एंटी हेलमिंथिस, इनमें से एक आना है। तो ये 9-10 चैप्टर आपके बनते हैं, जिनमें से मिला के आपके जो है वो 42 से 45 मार्क्स का पेपर आना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनका अब आपने करना कैसे, आपको हर ड्रग जो क्लास है उसका मैकेनिज्म पता हो। उसके बाद आपको क्या पता हो जी, उस उनमें ड्रग्स के नाम पता हो। अच्छा, जो ड्रग्स हैं उनके स्पेक्ट्रम पता हो, एक तो ओवरऑल ड्रग के स्पेक्ट्रम पता हो, एक ड्रग ऑफ चॉइस पता हो। मतलब डिफरेंट डिजीजेस है ना, डिफरेंट डिजीजेस जो है, या डिफरेंट बैक्टीरिया जो है, वो डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं, तो हर बैक्टीरिया के खिलाफ
कोई एक ऐसी ड्रग होगी, कोई एक ऐसी दवाई होगी जो बहुत मेन रोल प्ले करती है, यानी ड्रग ऑफ चॉइस है जो हम देते हैं आमतौर पे, ठीक है, वो ड्रग ऑफ चॉइस होगी। तो आपको वो भी याद करनी है, और हर जो ड्रग है उसका पूरा स्पेक्ट्रम भी याद करना है। अच्छा, स्पेक्ट्रम और ड्रग ऑफ चॉइस में थोड़ा डिफरेंस समझ लें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो है वो एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल है जी, आपके पास बैक्टीरियोइड एक बैक्टीरिया है, आप पढ़ेंगे। अच्छा, ये बैक्टीरियोइड के खिलाफ एक ड्रग ऑफ चॉइस है जी हमारे पास, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल एक ड्रग ऑफ चॉइस है। अब मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियोइड एक चीज होगी। अब स्पेक्ट्रम मेट्रोनिडाजोल का सिर्फ बैक्टीरियोइड के अगेंस्ट नहीं यूज होती, मेट्रोनिडाजोल अमीबा के अगेंस्ट भी यूज होगी, क्लेमिडिया के अगेंस्ट भी यूज होगी। सो मेट्रोनिडाजोल बहुत सारी जो है वो डिजीजेस के अंदर यूज होगी। बट अगर बैक्टीरियोइड आएगा या एक दो और क्लेमिडिया आएगा या एक दो और चीजें, वहां पे ये ड्रग ऑफ चॉइस है। समटाइम एक जो ड्रग है वो सिर्फ एक बैक्टीरिया के खिलाफ ड्रग ऑफ चॉइस है, समटाइम एक से ज्यादा के खिलाफ भी ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है। तो इनका ड्रग ऑफ चॉइस आपने और स्पेक्ट्रम अलग से याद करना, लेकिन मेन स्पेक्ट्रम पहले करें और एंड पे एक टेबल बना हुआ मिनी के अंदर आपका वो जो है आपने ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे करना होगा, ठीक है। वो हम अपने लेक्चर्स के अंदर पोस्ट कर दिया करेंगे। लास्ट पे आपकी ये एक ओवरव्यू है जी, सीएनएस आपने के प्लान से सिर्फ करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनी से मैं गाइडलाइन में पोस्ट कर दूंगा, एंडो के प्लान और मिनी दोनों से। सीएनएस सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, बट के प्लान से कर लें तो इनफ है। एंडो आपने मिनी और के प्लान से सारी करनी है, जीआईटी सिर्फ मिनी से करनी है, एस्थमा आपने मिनी से मेनली कर ले, के प्लान से कॉन्सेप्ट ले लें। एंटीहिस्टामिन एनासिड सिर्फ मिनी से करनी है, ब्लड आपने मिनी और के प्लान से करना है। तो इस तरह से जो है आपने वो कंप्लीट करनी है अपनी फार्माकोलॉजी। लास्ट नंबर पे है जी कुछ इफेक्टिव जो स्टडी मेथड्स हैं। नंबर वन, अपनी याद से हैबिट बना लें कि आपने फार्माकोलॉजी पढ़नी है। तो घर में जो भी दवाई देखें, जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो देखें जी इसमें क्या साल लिखा हुआ है, कौन सी जो है इसके अंदर ड्रग का फॉर्मूला इंक्लूड है, वो रिकॉल करें कि मैंने कहाँ पढ़ा था, किसके खिलाफ पढ़ा था। अच्छा, वहां पे ये क्लासिफिकेशन पड़ी थी, ये इस बीमारी के लिए दी गई है। अच्छा, इनका क्या आपस में ताल्लुक है, तो आपकी क्लिनिकली यहाँ से ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं घर में आए, आपने देखा ये कि फ्लैम पड़ी हुई है, वहां पे आपने फॉर्मूला पढ़ा डिक्लोफेनिक सोडियम, आप एनएसिड्स के अंदर पढ़ेंगे, आपको याद आया जी ये मैंने किस किस में पढ़ी थी, आपको याद आएगा जी ये मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर पढ़ी थी, एंटी इन्फ्लेमेटरी पढ़ी थी, एंटी रूमेटिक पढ़ी थी। अच्छा, ये बुखार के अंदर है जी, ये दर्दों के अंदर है। तो आपको आइडिया हो जाएगा किस किस चीज, पेनाडोल पड़ी है, पैरासीटामोल कहाँ पे पड़ी है, आप पढ़ेंगे एसिटामिनोफेन विच इज पैरासीटामोल। सो आप हर ड्रग को सोचें कि ये कहाँ पे पड़ी है, कैसे पड़ी है, क्या इसके साइड इफेक्ट थे, क्या इसका यूज था। तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ क्लिनिकली ओरिएंटेड मेडिकल स्टूडेंट इंशाल्लाह। तो ये था फार्माकोलॉजी से रिलेटेड। हम इंशाल्लाह हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे, आपके साथ सारे लेक्चर शेयर करेंगे। होप सो कि इससे आपको काफी फायदा होगा। तो लास्ट पे आप सबसे एक रिक्वेस्ट यही थी कि आपके लिए सब कुछ हम करते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से जरूर ये वीडियो शेयर किया करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।